Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu analysis for 3rd of August 2026. तो आज हम देखेंगे 3 अगस्त 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक और शेयर अगर आप लोग नहीं करेंगे, जो लोग देख रहे हैं, तो फिर कौन करेगा, है ना। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरी, आप वो लोग भी नहीं करते। आप स्टार्ट करते हैं। पहले आज के क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सारी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आज की पूरी न्यूज़ आर्टिकल है, इसको पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, साइंस, सोसाइटी, स्पोर्ट्स इसमें कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिकली जो पार्ट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कल के कोट्स, जो मैंने आपको बताया था कि आप लोग कोट्स लिखा करिए, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। कल बहुत ही अच्छे अच्छे कोट आए, कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा आप लोग को। निर्मल पूर्जा की कहानी लिखी है अभि शुक्ला ने, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। निर्मल पूर्जा हालांकि नेपाली हैं और यूके की, मतलब ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया उन्होंने। मैं इनकी स्टोरी जानता था पहले से भी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कुछ नया सीखें। तो वेरी गुड अभिषेक कि यू हैव रिटन अबाउट हिम, ताकि लोगों को पता भी चले। देन एक कोट था, जावेद ने लिखा था, डेमोक्रेसी इज मोर देन वोटिंग, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू क्वेश्चन, स्पीक एंड प्रोटेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट सिनेरियो। ये बहुत अच्छा कोट है करंट सिनेरियो को देखते हुए, सीजेपी का प्रोटेस्ट देखते हुए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेंट ने कोट लिखा था, स्ट्राइव नॉट टू बी सक्सेसफुल रादर टू बी ऑफ वैल्यू। नॉट टू बी ऑफ सक्सेस बट रादर टू बी ऑफ वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वही है कि आप सक्सेसफुल तो यार तुक्के से भी जाते हैं लोग, बट वैल्यूएबल नहीं हो पाते। तो दैट इज द बिग थिंग। अदायशा त्रिपाठी ने लिखा था, इफ यू एवर थॉट यू वर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, यू हैव नेवर शेयर्ड अ बेड विद अ मॉस्किटो। कुछ भी लिखा जा सकता था यहाँ पे, हैव नेवर सीन अ मॉस्किटो, एनीथिंग, बट वेरी गुड। अच्छा कोट था। प्रीति ने लिखा था, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। वेरी 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 गुड कोट है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत छोटा था बट बहुत इफेक्टिव कोट था। तो प्लीज़ यूज़ देम एंड इसको अपने पास रखिए। और आज भी आप लोग अपने फेवरेट कोट्स, फेवरेट बुक जो भी लिखना चाहते हैं लिख दिया करिए, है ना। तो डू दैट। कोट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कोट बहुत होते हैं। कोट आप रेगुलरली गूगल करके पढ़ भी सकते हैं और आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। पहला पॉलिटी गवर्नेंस की न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सेक्स वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज के ओपिनियन पेज का ये आर्टिकल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को कि सर कहीं से ही पढ़ा रहे हैं। तो आप 9th पेज जब खोलेंगे, आई थिंक 9th पेज ही खोलेंगे, यस, यहाँ पे आपको दिखेगा एनालाइजिंग द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन द सेक्स वर्कर्स, ठीक है ना। ये आर्टिकल है जो आज का पंखुड़ी अग्रवाल ने लिखा है। एंड इस आर्टिकल में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़, आर्टिकल 142 का यूज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने, और मई में 29 मई को एक जजमेंट दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आर्टिकल 142 का यूज़ किया। सबसे पहली बात तो एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आर्टिकल 142 क्या होता है। आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत यूनिक पावर देता है। क्या यूनिक पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ पास कर सकता है विच इज़ नीडेड फॉर कंप्लीट जस्टिस। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास भी लॉ मेकिंग पावर है, एंड दैट लॉ मेकिंग पावर कम्स फ्रॉम आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू पास एनी ऑर्डर और लॉ और डिक्री नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी पेंडिंग केस। किसी भी पेंडिंग केस में अगर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई लॉ पास करना है, कोई ऑर्डर पास करना है, कोई डिक्री पास करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके कर सकता है। हालांकि कई लोग इसको बोलते हैं कि जुडिशियल ओवररीच, इसको एक टर्म भी दिया जाता है। कई लोग बोलते हैं इट इज जुडिशियल ओवररीच मतलब कि जुडिशियरी जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी आप लोग से 2-3 दिन पहले मैंने पूछा था कि सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया। मॉन्टेस्क्यू का कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, जिसमें वो कहता है कि भाई लेजिस्लेचर को लेजिस्लेचर का काम करने दो, जुडिशरी को जुडिशरी का काम करने दो। अब जुडिशरी यहाँ पे लॉ बना रही तो किसका काम करे, लेजिस्लेचर का काम करे। तो ये आर्टिकल 142 की कहानी हो गई, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब 29 मई को क्या जजमेंट हुआ। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, दिस इज व्हाट मेक्स द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 29th में वेरी सिग्निफिकेंट। पहली चीज उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एजेंसी एंड वल्नरेबिलिटी कैन को एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखो, एजेंसी का मतलब यहाँ से कंसेंट से है। क्या होता है, कई लोगों को ये लगता है कि जो सेक्स वर्क कर रहे हैं वो अपने कंसेंट पे नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ मजबूरी है। मतलब देर इज वल्नरेबिलिटी बट देर इज नो कंसेंट। मेनी पीपल थिंक दैट एंड बेस्ड अपॉन दैट बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो फोर्स्ड रेस्क्यू करते हैं। फोर्स्ड रेस्क्यू है ना, फोर्स्ड रेस्क्यू मतलब कि अगर कोई करना भी चाहते हैं सेक्स वर्क का काम तो उसको नहीं करने देंगे, बोलेंगे नहीं भैया तुम वल्नरेबल
हो, मैं बता रहा हूँ ना तुम वल्नरेबल हो। फोर्स्ड रेस्क्यू इसको टर्म दिया गया है, इस आर्टिकल में लिखा भी है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, वल्नरेबिलिटी एंड एजेंसी कैन को एग्जिस्ट, मतलब कि वल्नरेबिलिटी और जो कंसेंट है दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजेक्ट्स द कॉन्फ्लेशन ऑफ माइग्रेशन विद ट्रैफिकिंग, एक उन्होंने कहा कि भाई माइग्रेशन के बाद ही ट्रैफिकिंग होती है, ये बिल्कुल गलत है ना। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि दोनों सेम नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अफर्म किया। थर्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स डू नॉट डिसअपियर बिकॉज द सोसाइटी डिसअप्रूव्स ऑफ सेक्स वर्क, मतलब कि सोसाइटी अगर सेक्स वर्क को डिसअप्रूव करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चले जाएंगे। जस्ट बिकॉज सोसाइटी इज डिसअप्रूविंग डज नॉट मीन देयर द सेक्स वर्कर्स राइट्स विल डिसअपियर, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे होल्ड दैट कंसेंटिंग एडल्ट सेक्स वर्कर्स कैन नॉट फोर्सिबली बी रेस्क्यूड। इस जजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसेंटिंग एडल्ट सेक्स वर्कर्स, मतलब 18 साल से ऊपर के अगर सेक्स वर्कर्स हैं, कंसेंटिंग है लेकिन उनके कंसेंट है, दे कैन नॉट बी फोर्सिबली रेस्क्यूड। उनको फोर्सिबली आप वहां से नहीं बाहर कर सकते, ठीक है ना। एंड दिस ऑल वाज बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 142। अब यहाँ पे ये तो चीज थी कि आर्टिकल में सारी चीजें जो थी वो मैंने आपको यहाँ पे लिखी भी है कि होल्डिंग्स ऑफ द कोर्ट, लेकिन कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। या ऑथर का ये कहना है कि जजमेंट डजंट क्रेडिट सेक्स वर्कर्स ओन कलेक्टिव्स, मतलब कि जो नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स है उसको कोई बहुत खास अहमियत नहीं दी गई जजमेंट में, और उसकी कोई मतलब उसको कोई एक लीगल बैकिंग नहीं दी गई। दूसरी चीज जो ऑथर ने कही वो ये है कि इट एज्यूम्स इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पुलिस, मजिस्ट्रेट, शेल्टर, दे विल अप्लाई द लॉ फेयरली। इट एज्यूम, सुप्रीम कोर्ट ऐसा एज्यूम कर रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, शेल्टर होम्स हो गए, ये सब इतने अंडरस्टैंडिंग है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझेंगे। तो उनका बहुत आसानी सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। पुलिस तो आज तक मतलब सेडिशन में अरेस्ट करती आ रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा कि भाई सेडिशन में आप अरेस्ट मत करिए। सुप्रीम कोर्ट तो पुलिस तो कई बार जो स्ट्रक डाउन लॉज है उसके बेसिस पे भी अरेस्ट कर लेती है, तो उनको तो यही नहीं पता रहता। तो आपको क्या लगता है कितने की इंट्रिकेट जजमेंट्स को समझने की कैपेबिलिटी पुलिस रखती है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो वही उन्होंने बोला कि जो इंस्टीट्यूशन है क्या वो इस लॉ को फेयरली अप्लाई करेंगे? दैट विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अज्यूम कर लिया है। देन सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, दलित और आदिवासी विमेन पर्टिकुलरली, इनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मतलब एक्नॉलेज नहीं किया है जजमेंट पे। एंड इसके अलावा जो एंटी ट्रैफिकिंग एनजीओस की रेस्क्यू इंडस्ट्री चल रही है उसको भी बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने मतलब केटर नहीं किया। तो दैट इज़ द बिग थिंग जो कि यहाँ मिस हो गई जजमेंट में। बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। ऑथर ने कहा कि 3 चीज़ें करने की आवश्यकता है। सेक्स वर्कर्स एंड यूनियंस मस्ट मूव फ्रॉम द मार्जिन्स टू द सेंटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सेक्स वर्कर्स का जो यूनियन है उसको थोड़ा आगे आना चाहिए। सेकंड, एंटी ट्रैफिकिंग एनजीओ सेक्टर डिजर्व्स स्क्रूटनी, जो एंटी ट्रैफिकिंग का एनजीओ सेक्टर है उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। एंड थर्ड है, जो स्ट्रक्चरल कंडीशंस आइडेंटिफाइड बाय द कोर्ट डू नॉट रिक्वायर न्यू इंस्टीट्यूशंस टू फिक्स, मतलब कि जो स्ट्रक्चरल कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है उन पे वर्क करने की आवश्यकता है। इंडिया में बहुत सारे मेन चीज़ ये देखना है कि सेक्स वर्कर्स को भी ये राइट्स मिल सकें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो दिस वाज द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आर्टिकल 142 क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस्ड अंडर पार्ट 5 यूनियन जुडिशरी के अंदर ये है, तो आप देख सकते हैं। अगला जो आर्टिकल था वो था वाई आर गवर्नमेंट स्कूल्स शटिंग डाउन, क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट है लगभग 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स क्लोज्ड ओवर द लास्ट डिकेड, एन एवरेज ऑफ 25 पर डे। अब आप देख सकते हैं कि लगभग 25 स्कूल प्रतिदिन के हिसाब से बंद हुई, 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुई हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्कूल का जो शेयर है टोटल एनरोलमेंट में वो गिर चुका है फ्रॉम 71% टू 49.24%। अब आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा नंबर है। क्यों बहुत बड़ा नंबर है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूलिंग, है ना। अरे बहुत सारे लोग क्या मतलब बहुत अच्छे घर के लोग भी नहीं अफोर्ड कर पाते भाई। आजकल की फीस ऐसी है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख, मतलब मैंने देखा है कि LKG UKG, मतलब मुझे अपनी स्कूल की फीस याद है, मैं 200 रुपये 250 रुपये महीने की फीस में पढ़ता था। एंड ओवरऑल जो साल भर की फीस आती थी वो लगभग
3,000 के अंदर हो जाती थी। बट आजकल अगर आप देखो तो LKG, नर्सरी और UKG इन सब की फीस भी 1 लाख 2 लाख रुपए पर ईयर हो गई है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा महंगा हो गया है प्राइवेट स्कूलिंग स्पेशली, है ना। तो अब रीजन क्या है स्कूलों के बंद होने का? रेशनलाइजेशन पॉलिसी अंडर द NEP 2020। NEP 2020 के अंतर्गत एक रेशनलाइजेशन पॉलिसी है कि स्कूल्स का रेशनल एनालिसिस एंड ऑल उसके बेसिस पे किया गया है। एंड नेबरहुड स्कूलिंग इंजीनियरिंग नेबरहुड स्कूल्स कैंपेन जो है उसको भी अफेक्ट करता है ये। एंड लो इनरोलमेंट रेशियो को भी करेगा। बिकॉज ऑफ लो इनरोलमेंट बहुत सारे स्कूल ऐसे भी बंद हुए हैं क्योंकि वहाँ पे इनरोलमेंट ही नहीं है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। पहली है कि रेशनलाइजेशन पॉलिसी अंडर NEP 2020। दूसरा लो इनरोलमेंट, बहुत सारे स्कूल ऐसे जहाँ पूरे स्कूल खुली और 4 बच्चे ही हैं, तो ऐसे स्कूल खोलने से कोई मतलब नहीं है। देन टीचर की शॉर्टेज, कुछ स्कूल इसलिए बंद हो गए क्योंकि टीचर शॉर्टेज थी, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। वर्स्ट हिट जो स्टेट्स हैं उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये स्टेट्स हैं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इम्पैक्ट इसका ये होगा कि इट विल हर्ट द पुअर, मेनली इट विल हर्ट द पुअर SC ST एंड मुस्लिम हाउस होल्ड्स एंड गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स भैया पास की स्कूल अगर बंद होगी तो दूर तो नहीं भेजी जाएंगी। बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं। तो फर्स्ट विड्रॉन व्हेन नियर बाय स्कूल शट, तो वही है कि जब नियर बाय स्कूल बंद हो जाता है तो गर्ल्स को एजुकेशन सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। इट डिस्प्रपोर्शनेटली हर्ट्स द पुअर SC ST मुस्लिम हाउस होल्ड्स ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एजुकेशन जो टॉपिक है वो कॉन्करेंट लिस्ट में, ये भी आप याद रखना, यूनियन और स्टेट दोनों में होता है। एंड ये भी याद रखना कि जो नेबरहुड स्कूल मैंडेट है वो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का है, या ये भी याद रखना, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। गवर्नमेंट स्कूल क्यों शट हो रहे हैं वो मैंने बता दिया। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, विच गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है टू ऑल द चिल्ड्रन एज 6 to 14, फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, मैं सारे फैक्ट आपको बता दूंगा, यही है न्यूज में आपको सब मिल जाएगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 21A, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राम टेम्पल SIT कांग्रेस कॉल से शैम, ये हटा दो, ये नहीं डिस्कस करेंगे ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कई बार आता है, वो मैं आपको बता दूं 1980 का है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, अलाउइंग द स्टेट टू डिटेन अ पर्सन अप टू 12 मंथ्स, मतलब जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, वो 12 महीनों तक का है, विदाउट ट्रायल, टू प्रिवेंट एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना। तो एक एक्ट NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो कि डिटेंशन की पावर देता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर देता है स्टेट को टू डिटेन अ पर्सन अप टू 12 मंथ्स विदाउट ट्रायल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस में किस चीज को अफेक्ट करता है कि आर्टिकल 22 सेफगार्ड करता है अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन बट एक्सप्लिसिटली परमिट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 22 जो है वो अरेस्ट और इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन को तो रोकता है, लेकिन एक्सप्लिसिटली प्रिवेंटिव डिटेंशन को मेंशन करता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। डिटेन्यू यानी जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, ही हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स दो सर्टेन फैक्ट्स मे बी विदहेल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। कुछ ग्राउंड्स उसको इन्फॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ उसके पब्लिक इंटरेस्ट में विदहेल्ड भी किए जा सकते हैं। एंड केस विल गो टू द एडवाइजरी बोर्ड, याद रखना है, एडवाइजरी बोर्ड तो फिर केस जाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं, इकोनॉमी सेक्शन में देखते हैं क्या है। माउंटिंग रुपी डॉलर प्रेशर वेज ऑन ट्रेड। यहाँ पे रुपी का डिप्रिसिएशन की बात चली कि रुपी इतना ज़्यादा गिर चुका है कि भैया जुलाई 2026 के एंड में आते आते 96 रुपये के आसपास हो गया, 96 रुपीज़ का आ गया है। तो इसके क्या क्या रीजंस है? पहले तो रीज़न है यूएस के टैरिफ। यूएस जो टैरिफ लगाता जा रहा है उससे उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड सेफ हेवन डॉलर डिमांड, सेफ हेवन में डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो पूरा डॉलर जो है वो निकलता जा रहा है। सेफ हेवन मतलब कि भैया ऐसी जगह जहाँ पे टैक्स बिल्कुल नहीं है, तो पूरा डॉलर यहाँ से निकल जाए। अब जब डॉलर यहाँ इंडिया में रहेगा ही नहीं तो डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने बताया था ना, कई बार आपको बताया कि जो चीज़ इंडिया में कम रहेगी उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। मतलब जैसे अगर डॉलर कम है तो इंडिया में डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और इंडिया रुपये की वैल्यू गिरने लगेगी, है ना। रुपये की वैल्यू गिरने लगेगी मतलब वो 96, 97, 98, 99, 100 होता जाएगा, है ना। वैल्यू गिरने का मतलब है कि वहाँ उस टर्म में बढ़ती जाएगी, है ना।
तो रुपी का डिप्रिसिएशन, यूएस टैरिफ पहला रीजन हो गया, दूसरा वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो, थर्ड सेफ हेवन में डॉलर्स का जाना, है ना, और एफपीआई आउटफ्लोज, जो सेफ हेवन में जाने के कारण एफपीआई जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो डॉलर निकाल के निकल जाते हैं, उस कारण से भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फिर नियर और रियर, मैंने आपको बताया था, नियर नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, मतलब कि डॉलर जैसे 97 रुपये चल रहा है $1 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, $1 में 97 रुपये। तो अगर जब हम सिर्फ एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो वो नियर कहलाता है, ठीक है ना। जब हम उसको इन्फ्लेशन से मतलब लिंक कर देंगे, मतलब कि दोनों कंट्रीज का इन्फ्लेशन की, मतलब उसकी एक्चुअल परचेजिंग पावर कितनी है, उस रुपए की एक्चुअल कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, जब हम वो देखते हैं तो वो रियर कहलाता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो ये भी देख लेना, याद रखना इसको कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो होता है क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है, अ ट्रेड वेड एवरेज ऑफ अ करेंसीज नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। मतलब कि जैसे देखो, जब हम नियर पढ़ रहे थे तो 4-5 करेंसीज का एवरेज निकाला जाता है और आपकी फिर एवरेज एक्सचेंज रेट देखी जाती है, ठीक है ना। लेकिन रियर में, यानी कि रियल इफेक्ट एक्सचेंज रेट में, आप फिर उसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी देखते हो, आप देखते हो कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सचेंज रेट नहीं देखते हो। तो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंटरनेशनल रिलेशन में आते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में ईरान, ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है, ईरान इजराइल यूएस, यहाँ पे ट्रम्प अनाउंसेस सीज फायर ब्रेक थ्रू। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ही विल हॉल्ट द न्यू यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान, वो अपनी स्ट्राइक्स को रोक देगा। एंड वेस्ट एशिया अलाइज हैव एग्रीड ऑन पैरामीटर्स टू एंड द 5-month वॉर। उन्होंने कहा भाई अब ये वॉर खत्म होने वाला है ना। एंड उन्होंने एक प्रपोज्ड डील ये है बेसिकली, इमीडिएट कंप्लीट एंड टोटल रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड टू ईरान्स न्यूक्लियर थ्रेट, इन एक्सचेंज यूएस वुड एंड इट्स नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान। तो यूएस ने कहा कि भाई एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टोटल ओपनिंग कर दो, ईरान की न्यूक्लियर थ्रेट पूरी खत्म कर दो, मतलब ईरान एक तरीके से पूरा अपना न्यूक्लियर वो खत्म कर दे, एंड यूएस जो है वो ब्लॉकेड जो लगा रखा है, नेवल ब्लॉकेड जो ईरान पे लगा रखा है वो हटा देगा, ठीक है ना। ईरान का बेसिकली यही कि स्प्लिट्स बिटवीन हार्ड लाइन पेदारी मूवमेंट, पेदारी यानी अपोज एनी टॉक्स विद द यूएस, पेदारी मूवमेंट जो चल रहा है ईरान के अंदर क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ। ये देखो लिखा है पेदारी मूवमेंट, पेदारी मूवमेंट मतलब अपोजेज एनी टॉक्स विद ईरान, एंड दूसरा क्या, पेजेशकियन कलीबाह कैंप जो कि फेवर करते हैं निगोसिएशन को। तो दो है, पेदारी मूवमेंट अपोज करते हैं, एंड पेजेशकियन जो है दे आर बेसिकली कि हाँ ठीक है निगोशिएट करते रहो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, वहाँ पे अंदर भी थोड़ा कलह चल रही है, ये आपको याद रखना है। ओवरऑल डील तो मैंने आपको बता ही दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अदर ग्लोबल डेवलपमेंट्स में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। हंगरीज न्यूक्लियर शटडाउन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैक्स न्यूक्लियर प्लांट है, हंगरी में पैक्स न्यूक्लियर प्लांट है, विच वर फोर्स्ड टू शट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 years एज डेन्यूब रिवर लेवल्स हिट अ रिकॉर्ड लो। तो याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेन्यूब का ओरिजिन है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट रीजन में, एंड फ्लोज थ्रू 10 countries जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड सर्बिया भी हैं, एंड देन फ्लोज इनटू ब्लैक सी। यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है डेन्यूब। तो ये डेन्यूब के बारे में आपको बता दिया, देखो कुछ अच्छा मिल जाता है ना तो वो भी बता देता हूँ मैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। शेख हसीना की न्यूज़ थी, हम डिस्कस नहीं करेंगे। कावेरी फिर से न्यूज़ में आ गई फ्रंट पेज की, देखो यहाँ फ्रंट पेज। अब आप लोग बोलोगे कि सर कावेरी कहाँ रोज आ रही है, अब आ रही है भाई, क्या बताऊँ आप लोग को, आप फ्रंट पेज ही देख लो, का पहली न्यूज़ ही है कावेरी सिचुएशन बेटर, है ना। अब ऐसे में मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं बताऊँ तो क्या करूँ। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लो, बता दूं, हरंगी का ओरिजिन है पुष्पगिरी हिल्स में, फिर कर्नाटका में। हेमावती जो कि वेस्टर्न घाट्स में ओपन होती है। शिमशा जो कि आपका देवराय दुर्ग हिल्स में होती है। अर्कावती नंदी हिल्स में होती है। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में लक्ष्मण तीर्थ ब्रह्मगिरी रेंज से आती है। देन आपकी काबिनी वायनाड केरला से ओरिजिन होती है। देन सुवर्णवती राइज होती है आपका नसरूर घाट रेंज से। भवानी नीलगिरी हिल से होती है। नोयाल आपका वेलिंगिरी हिल से होती है। एंड अमरावती लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द सिस्टम स्टार्टिंग इन केरला एंड फ्लोइंग। इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी याद रखें कावेरी की कौन सी, आपकी अमरावती, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन केरला एंड फ्लोइंग थ्रू तमिलनाडु,
है, तो ये आपको फैक्ट्स देखो बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। डिस्प्यूट आपको पता ही है, कर्नाटका वहाँ पे मेकेदातु में बना रहा है और इस कारण से तमिलनाडु बोल रहा था हमारे पास पानी क्यों नहीं आ रहा है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल जो है उसने अपना अवार्ड दिया था 2007 में, ये भी याद रखना। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ है अंडर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, है ना। 1956 के रिवर वाटर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जिसने अपना जजमेंट दिया था 2007 में। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मॉडिफाई कर दिया ट्रिब्यूनल के वाटर शेयरिंग फार्मूला को और कहा कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाओ और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी बनाओ। तो 2018 के जजमेंट के बेसिस पे CWRC एंड CWMA बनाए गए हैं और यही अभी फैसला ले रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। केरला फ्लड्स एंड द लेप्टोस्पाइरोसिस बर्डन। अब क्यों ऐसी न्यूज आई है देखो, ये भी आपको बता दूं। तो रेन रिलेटेड डेथ्स केरला में बहुत ज़्यादा है ना। एंड बहुत ज़्यादा बारिश भी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश के कारण एक मतलब बाढ़ टाइप की सिचुएशन आ गई और उस कारण से एक बीमारी लेप्टोस्पाइरोसिस देखो लिखा है, एक बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज है। पैथोजन इसका है लेप्टोस्पायरा विच इज एंडेमिक टू केरला सिंस 1989 और उसमें लगभग 50 लोगों की जानें चली गई हैं। तो बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज, पैथोजन इसका है लेप्टोस्पायरा एंड इट इज एंडेमिक टू केरला। तो ये भी याद रखना, इट इज स्प्रेड वाया कॉन्टैक्ट विद सॉइल वाटर कंटामिनेटेड बाय इन्फेक्टेड एनिमल यूरिन। रॉडेंट्स के एनिमल यूरिन से अगर वाटर एंड सॉइल इन्फेक्ट होगा तो उस कारण से ये होता है। हाई रिस्क ग्रुप में फार्मर्स, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और माइग्रेंट लेबरर्स रहते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। लेप्टोस्पाइरोसिस ये आप याद रखना, ठीक है। ये नहीं देखेंगे साइंस टेक में यहाँ पे ZSI कैटलॉग इंडिया होम टू 8.25 वर्ड्स बटरफ्लाइज एंड मॉथ। तो ZSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पब्लिश किया है कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा। देखो यहाँ लिखा है ना लेपिडोप्टेरा, ये लिखा है देखो कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा के अंदर बटरफ्लाई एंड मॉथ ही आते हैं, ठीक है ना। ये भी न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। अब आप लोग ये मत कहना यार कि कहाँ से बता रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। देखो आपको हर न्यूज़ जो मैंने पढ़ी है वो यहीं की है और जो लिखी है वो यहीं की है। ये देखो लेपिडोप्टेरा हॉटस्पॉट्स, पहले मैं इसमें नोट्स बनाता हूँ फिर इसको कन्वर्ट करता हूँ आपके PPT फॉर्म में। तो ये मत सोचो करो कि मैं PPT में डायरेक्ट कहीं से टेपा टिपी करता हूँ, कहीं सीधे AI का यूज़ करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे मार्क मिलेगा, देखो यहाँ पे भी नोट्स मिलेंगे आपको। द नेम कम्स फ्रॉम द ग्रीक लेपिस प्लस पेटोरॉन यानी कि विंग, लेपिस यानी कि स्केल एंड विंग्स। तो स्केली विंग्स वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो लेपिडोप्टेरा में आते हैं। स्केली विंग्स, स्केल हो और विंग्स हो। तो मॉथ होगी, देखो इसमें अगर आप बटरफ्लाई देखोगे तो स्केल्स भी दिखेंगी एंड आपको विंग्स भी दिखेंगे। तो लेपिडोप्टेरा में तो इंडिया होम है लगभग 8.25 ऑफ द टोटल लेपिडोप्टेरा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा नाम की किताब निकाली है, किसने निकाली है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो ये भी आप फैक्ट याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। लेपिडोप्टेरा के बारे में आपने सीख लिया। बहुत ज़्यादा आपको नंबर्स नहीं याद रखने की, कितनी वैरायटी हैं, कितने क्या है, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेन सिग्निफिकेंस है कि बटरफ्लाई मॉथ दे आर वाइटल पॉलिनेटर्स, दे आर डेट्रीवोर्स, मतलब डेड उस पर भी फीड करते हैं, एंड दे आर फूड सोर्सेज फॉर बर्ड्स एंड बैट। तो ये सारे कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। A new metal alloy formed by the Hiroshima atomic blast. तो researchers discovered a previously unknown metal alloy. एक unknown metal alloy मिला है inside Hiroshimites. Hiroshimites is a glass-like beads formed when 1945 atomic blast heat vaporized building material, solid metal, which then fell back as fallout. तो यहाँ पे बेसिकली एक नया एलॉय है, मेटल एलॉय इनसाइड हिरोशिमाइट्स। आप ये याद रखिएगा, हिरोशिमाइट्स विच इज़ अ ग्लास लाइक बीड्स, दे वर फॉर्म्ड व्हेन 1945 एटॉमिक ब्लास्ट हीट वेपोराइज द बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है ना। इस एलॉय का कंपोजिशन होता है मिक्स ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम विद यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आयरन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम विद अ यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हिरोशिमाइट्स याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फॉर्म्ड वाया अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग। अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग मतलब कि 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच गया एंड देन कूल्ड रैपिडली,
है ना, मिक्सिंग एलिमेंट्स इन अ वे पॉसिबल इम्पॉसिबल अंडर नॉर्मल लैब कंडीशन। तो नॉर्मल लैब कंडीशन में ये नहीं बन सकता है, केवल केवल ऐसे ही टाइम पे ही बना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ गेम में आप सबको पता है कि इंडियाज बेस्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम बॉक्सिंग शूट 10 मेडल अभी तक मिल चुके हैं, 7 गोल्ड 3 सिल्वर, द मोस्ट इन गेम्स हिस्ट्री फॉर इंडिया इन द स्पोर्ट। भिवानी हरियाणा मिनी क्यूबा ऑफ इंडिया कहलाता है। प्रोड्यूस्ड 5 ऑफ दिस इंडिया 7 बॉक्सिंग गोल्ड, 7 में से 5 बॉक्सिंग गोल्ड भिवानी हरियाणा से मिले हैं। मिनी क्यूबा ऑफ इंडिया याद रखना, मिनी क्यूबा ऑफ इंडिया, जिसमें 5 गोल्ड्स में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, जैस्मीन लंबोरिया 57 किलोग्राम, प्रिया गंघास 60 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, ठीक है ना। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडलिस्ट विजेंदर सिंह 2008 के बीजिंग ब्रॉन्ज के हैं, हेल्स फ्रॉम भिवानी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मीराबाई चानू का 3rd कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स का वेट लिफ्टिंग गोल्ड था ये, तो बहुत बड़ी बात है। आज के की कंसेप्ट देख लीजिए क्या क्या थे। आपका आर्टिकल 142 21A, आर्टिकल 22 रियर, नीसा मीसा एंड कावेरी, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। वन लाइनर्स देख लीजिए रिवीजन के लिए, एंड दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सेक्स वर्क के ऊपर, उसमें 3 स्टेटमेंट्स है। आप लोग ट्राई करिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा बिना आंसर देखे। आई होप यू विल डू दैट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, रिवर कावेरी, यहाँ से देख लीजिए। एंड द 3rd क्वेश्चन इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रिगार्डिंग, जो हमने बताया था। आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।